देखो बेटा, आप देख रहे हो BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग, ठीक है। और इसका हम आज करेंगे खंड 2। खंड 1 मैं करवा चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी डाल चुकी हूँ, तो आप उसमें से देख लेना। तो खंड 2 में देखते हैं क्या है। देखो बच्चे, खंड 2 में आपकी 8 से लेके 13 इकाइयां हैं, 6 इकाइयां हैं कुल हमारे सामने। इनमें से जो है, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आया है वो इकाई 8 और इकाई 9 में से एक क्वेश्चन था, सामाजिक विज्ञान में पाठ लेखन करते समय आप किन किन युक्तियों का ध्यान रखेंगे या आप किन किन बिंदुओं को अपनाएंगे। युक्तियां मतलब कौन कौन सी तरकीब, कौन कौन से स्टेप्स आप लेंगे जब आप सामाजिक विज्ञान का पाठ लिखेंगे, ठीक है। तो ये इन 2 यूनिटों में है। नेक्स्ट हमारी जो इकाई है, इकाई 10, ये रही मानविकी की भाषा। ये मैं आपको जस्ट ये बताऊंगी कि ललित कला होता क्या है, बस। बाकी आप अपने आप पढ़ेंगे। अगर इसको स्किप भी कर देंगे तो आपके तब भी आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी इकाई है, इकाई 11, ये मैं करवा चुकी हूँ, इसकी वीडियो भी डाल चुकी हूँ। रात को क्लास हुई थी हमारी, जो बच्चे क्लास में थे उनको पता होगा कि विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा सूचना प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट हमारी इकाई है इकाई 12 और 13। देखिए, इकाई 12 और 13 में से 20 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज 10 का तो होगा ही। अभी जैसे एक बच्चे ने बताया बीमा की भाषा या बैंक की भाषा, एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछले साल 20 में 2020 में, वाणिज्य की भाषा, ठीक है। ये देखा था मैंने, वाणिज्य की भाषा। एक इसी में से क्वेश्चन आया हुआ था, इससे पहले भी है वो यूनिट जो पारिभाषिक शब्द के बारे में है, पारिभाषिक शब्द के बारे में। तो ये मिलीजुली यूनिट है, इनसे मिलजुल कर ही क्वेश्चन आएगा। तो हम अगर खंड 2 की बात करें तो इसमें से आप इकाई 10 छोड़ सकते हो, पर बाकी जो इकाई हैं उनको पढ़ लेना, या जो मैं वीडियो डाल रही हूँ उनको भी देख लोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। ये मैं अब कर रही हूँ रब, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चे। देखो, दिसंबर 20 में क्वेश्चन आया था इंटरनेट के बारे में, ये कुछ मैंने नोट्स। अब देखो, बात होती है जब सामाजिक विज्ञान की, जब हम सामाजिक विज्ञान नाम लेते हैं, सामाजिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, सोशल साइंस या SST, सबने पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे, पढ़ा है। अब SST में क्या क्या आता है बच्चे, ये देखो, हिस्ट्री आता है हमारा, इतिहास आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, राजनीति विज्ञान, भूगोल आता है, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र आता है। ये सारे किसमें आते हैं, सामाजिक विज्ञान में ही आते हैं ना, बोलो, ठीक है। तो अब ये आपके सिलेबस में क्यों दिया हुआ है, आपके सिलेबस में इसलिए दिया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड शब्दावली, सिविक्स या नागरिकता, नागरिक शास्त्र से संबंधी शब्दावली जो है हिंदी में जो प्रयोग की जाती है उसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं धर्मनिरपेक्ष, ये आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो जब सामाजिक विज्ञान की बात आती है तो, या पारिभाषिक शब्द का कोई क्वेश्चन आता है तो ये आप डाल सकते हो। जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है, एक टीचर पढ़ा रही है 12th के बच्चों को या 10th के बच्चों को या ग्रेजुएशन के बच्चों को धर्मनिरपेक्षता के बारे में बता रही है, तो वो क्या करेगी, वो खोल के बताएगी कि देखो बेटा, धर्म का मतलब होता है अलग अलग धर्म, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो ये सारे क्या हैं, धर्म है। और निरपेक्ष का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। तो धर्मनिरपेक्ष किसको बोलेंगे, जब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता तो उसको धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। तो देखो, मेरा ये समझाने का मतलब है आपका ये एग्जाम्पल देकर कि मैंने जो है धर्मनिरपेक्ष कैसे समझाया, उसके लिए कुछ सरल शब्दों का प्रयोग किया ना, सरल शब्दों का प्रयोग किया, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया,
ठीक है, दैनिक जीवन से एग्जाम्पल उठाए, आपके दैनिक जीवन से आप देखते होंगे अलग अलग रिलीजन है, धर्म है, ठीक है। और बताया आपको भेदभाव के बारे में, तो भेदभाव कहाँ से आई ये शब्दावली, ये भी साधारण शब्दावली है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय, या सामाजिक विज्ञान का पाठ, सामाजिक विज्ञान से संबंधी कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप यही बताओ कि सामाजिक विज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है, इसके अंतर्गत ये सब्जेक्ट आते हैं, ये विषय आते हैं। अब इन विषयों की अलग अलग शब्दावली, एक बच्चा आ रहा है उसको मैं ज्वाइन करवा लेती हूँ, 1 मिनट रुको बेटा। कहाँ है मीटिंग? कहाँ है? अब वो बच्चा चला गया, आ गया। फरहा, लेट हो गई फरहा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। ओके। तो आपको क्या है, भूमिका में जब सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है कि सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे विषय आते हैं, जो कि हमने अभी बात की जिन विषयों के बारे में, उनके बारे में बताएंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, भूमिका हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा इतिहास के संदर्भ में, यानी हिस्ट्री के संदर्भ में यहाँ पर बात की जाएगी इस यूनिट में। तो यहाँ पर देखिए, अब बेटा मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे घुमा रही हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है कि सामाजिक विज्ञानों की भाषा क्या होती है तथा वर्तनी के कुछ नियम। मैंने वर्तनी के बारे में आपको पहले बताया है कि वर्तनी का अर्थ होता है लिखावट। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द की बात करें हम, धर्म निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष बना है, इसमें अगर ता जोड़ देते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय क्या जोड़ा हमने, ता, तो क्या बन गया हमारा शब्द, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ के नए शब्द बनाए जाते हैं। नए शब्द का निर्माण किया जाता है कहाँ पर, जब सामाजिक विज्ञान का पाठ लिखते हैं या सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नए शब्द बनाए जाते हैं क्या जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर या उपसर्ग जोड़कर। यानी उपसर्ग कौन से होते हैं, जब किसी शब्द के आगे लग के नया शब्द बनता है तो वह उपसर्ग होता है, और पीछे लगता है तो प्रत्यय होता है। तो ये वर्तनी के कुछ नियम हैं, यानी जो लिखा जाता है उसके भी कुछ नियम होते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी हेडिंग, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्ययों से शब्द रचना, तो यहाँ पर आगे अभी पाठ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ये जस्ट आपको रीड करना है। नेक्स्ट है, देखो ये वाचन के लिए है, यानी केवल ये आपके पढ़ने के लिए है, पढ़ना है इसको आपको बस। अभी आपका पास टाइम नहीं है, कल पेपर है, तो इसको पढ़ भी सकते हो जिस बच्चे ने, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, इतिहास के बारे में जानकारी दे रखी है, क्योंकि हमारी बेसिकली जो यूनिट है ये सामाजिक विज्ञान में भी जो इतिहास विषय है उसके बारे में है। ठीक है, तो जस्ट क्या इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आएगा तो वो चॉइस में होगा, तुम कर लोगे। नेक्स्ट है बेटा, देखो ये सारा उसी की घटनाएं दे रखी हैं। गांधी जी का आगमन, ये सारा इतिहास से रिलेटेड है। क्रांतिकारी देशभक्त साइमन कमीशन, चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत छोड़ो, नेताजी का आजाद हिंद फौज और स्वतंत्रता प्राप्ति, ये सारा इतिहास से संबंधी घटनाएं यहाँ पर दी हुई हैं। क्यों दी हुई हैं, आपके पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ने के लिए, ताकि आप जो सामाजिक विज्ञान से संबंधी शब्द हैं उनको, उनका जो है अध्ययन कर सकें, उनको पहचान सकें कि उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बस केवल इतना ही यहाँ पर दिया हुआ है कि जस्ट आप इसको रीड करें।
नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है वर्तनी के दो रूप। वर्तनी के दो रूप का क्या मतलब है कि जो लिखावट होती है, जो लिखने का ढंग होता है, वह दो प्रकार से होता है। जैसे रोजमर्रा ऐसे लिखते हैं, या रोजमर्रा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। कुर्ता, कुर्ता ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें बस, हाँ, गर्मी भी दो तरीके से, वेरी गुड, गर्मी भी दो तरीके से, हाँ, गर्मी और गर्मी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारे सामने पाठ में प्रयुक्त, पाठ में प्रयुक्त मतलब ये जो ऊपर दिया हुआ है गांधी जी के बारे में, इसमें प्रयुक्त कुछ शब्दों की जो वर्तनी है, यानी लिखने का जो ढंग है, वह दो तरह से है, वो यहाँ पर आपको दिए हुए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? बस इस लेसन में, इस आपकी यूनिट में इतना ही है। अभी जो बीच बीच में मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, उन पर हम दृष्टि डालते हुए जल्दी से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, देखते हैं बेटा। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है भूमिका की। जो बच्चे क्लास में थे उनको पता होगा, कल भूमिका की हेडिंग डालनी है, 8 से 10 लाइनें लिखनी है, बीच में 1, 2, 3 पैराग्राफ आप बनाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और लास्ट में हेडिंग डालनी है निष्कर्ष की जरूर। तो ये दो हेडिंग आपको हर हालत में डालनी ही डालनी है, चाहे क्वेश्चन को की आपको आती हो 5 लाइनें, लेकिन ये हेडिंग जरूर डालोगे और इधर उधर से जरूर उसको पूरा करने का प्रयास करोगे। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो वर्तनी संबंधी कुछ नियम हैं। देखो बार बार पारिभाषिक शब्द 3 से 4 यूनिटों में पढ़ा चुकी हूँ आपको। पारिभाषिक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो पारिभाषिक शब्द पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या होता है पारिभाषिक शब्द? पहले तो आप बताओगे। देखिए, आंदोलन, अधिवेशन, स्थापना, राष्ट्रीय संगठित, ये क्या है? पारिभाषिक शब्द हैं। यानी अगर आपको बताना हो, अगर मान लो तान्या को बताना हो, किसी बच्चे को पढ़ाना हो कि आंदोलन क्या होता है, तो उस बच्चे को बताने के लिए तान्या को सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वह बच्चा समझ पाएगा। ठीक है। ये देखिए, किसी विषय विशेष से संबंधित शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे सकते हैं इनके, जैसे ये, या उदाहरण के रूप में ये। ठीक है। अब जो है, वैसे इस इकाई में वर्तनी की चर्चा की जा रही है कि वर्तनी क्या होता है। मैंने आपको बताया वर्तनी होता है लिखने का तरीका। देखिए, प्रत्ययों से शब्द रचना। प्रत्यय क्या होते हैं? दो हमारे रूप सामने आते हैं जब नया शब्द बनाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लग के परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के पीछे लग के वो परिवर्तन कर देते हैं। जैसे निर्दय, निर्दय प्लस ता, निर्दयता। ठीक है। दया, दया जमा वान, पीछे लगाना ये शब्द, दयावान बन गया। दयालु, दयनीय, सब क्या है? ये प्रत्यय हैं। क्या है ये? हाँ, प्रत्यय शब्द के पीछे लग के शब्द को बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्यय के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये कोई भी इनमें से याद कर लीजिए। प्रत्यय इक, ये प्रत्यय ये है। देखिए, न्याय से न्यायिक, आर्थिक, अर्थ से आर्थिक, तर्क, तार्किक, मन, मानसिक, इक लगा दिया। मन, मनस जमा इक। ठीक है। मानसिक, समाज जमा इक, सामाजिक। तो नए शब्द यहाँ पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट इत है, इसके एग्जाम्पल आप देख लेना। आगे है बेटा ये विषय का वाचन, केवल पढ़ना है ये आपको।
आगे चलते हैं, जो मेन है वही कराऊंगी मैं। ये देखिए गांधी जी का आगमन क्यों, यहाँ पर इतिहास से रिलेटेड जानकारी दी गई है, क्योंकि ये हमारी जो यूनिट है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास पढ़ने की है, इसीलिए यहाँ पर इतिहास से संबंधी जानकारी दी गई है। चुनाव क्या होते हैं, ठीक है। अभी जैसे एमसीडी चुनाव हुए अब किसी बच्चे को बताना है तुम्हें कि चुनाव क्या होते हैं, तो चुनाव को का मतलब आप बताओगे चयन करना, ठीक है। चुनना, किसको चुनना, फिर उसको एक्सप्लोर करोगे कि भाई जो हमारे जो ये नेता आपको दिखाई दे रहे हैं ये चुने जाते हैं, तो उसको क्या करोगे आप, सरल शब्दों का आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मेन है कि सरल शब्दों का प्रयोग, वाक्य छोटे छोटे, क्रमबद्धता होनी चाहिए, विचारों में सूत्रबद्धता होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, तार्किकता, ये सारे जो है सामाजिक विज्ञान के लेखन में या विज्ञान के लेखन में ये सारी चीजें जरूरत होती है, या ये कहें कि इन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आ गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, नेताजी का आजाद हिंद फौज, स्वतंत्रता प्राप्ति, वर्तनी के दो रूप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हम हेडिंग में ही देख रहे हैं कि कितने सारे वर्ड आ गए हमारे सामने, जो कि क्या है, पारिभाषिक शब्द है। अब स्वतंत्रता बोलूं मैं बच्चों आपको कि बच्चों बताओ स्वतंत्रता क्या होती है, तो क्या बोलोगे, बताओ जरा। वेरी गुड, आजादी, आजाद, या आजादी, आजाद प्लस ई, आजादी, ठीक है। तो छोटे बच्चों को बताओगे आजादी, बच्चा पूछेगा मैडम आजादी क्या होता है, हम्म, उसको और कौन सी सरल शब्द प्रयोग करोगे उसको बताने के लिए, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, रोक टोक न होना। देखो कितने सारे शब्द ले लिए, तीन तो यही हो गए, एक चौथा था आजाद होना, 5 से 6 शब्दों का तो प्रयोग हमने यहाँ कर लिया। ऐसा भी हो सकता है तुम बच्चे को उदाहरण दो कि आप आजाद हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उदाहरण भी दे सकते हो ना। तो उदाहरण के माध्यम से समझाना, कब, जब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि विज्ञान की शब्दावली या सामाजिक विज्ञान की जो पाठ है लिखते समय, देखो सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के शब्दों के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर यही होगा। इट मीन्स वो आपसे पूछ रहे हैं पारिभाषिक शब्द के बारे में इनडायरेक्टली, ठीक है। और अगर डायरेक्ट आता है पारिभाषिक शब्दों के बारे में तो आप लिखो कि भाई जो विज्ञान का क्षेत्र है, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है, वहां पर अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, ऑक्सीजन, वाष्पीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन, अनेक शब्द ले आओ विज्ञान के, गुरुत्वाकर्षण, सबने पढ़ा होगा ना 10 तक तो साइंस, तो उनमें से कोई भी शब्द उठा के उसका उदाहरण लिख दो, उदाहरण के लिए ये, ठीक है। फिर उसको स्पष्ट करो, उस शब्द को स्पष्टीकरण लिख के कि देखिए गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये होता है, और ये एक पारिभाषिक शब्द है क्योंकि इसको जानने के लिए, या गुरुत्वाकर्षण शब्द को सब लोग जाने जो कम पढ़े लिखे भी हैं या जो बच्चे भी हैं, समझाने के लिए हमें सरल शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। सरल शब्दों की, बार बार बोल रही हूं मैं बेटा, सरल शब्द, सरल भाषा, छोटे वाक्य, क्रमबद्धता, तार्किकता, बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। सत्यता होनी चाहिए उस बात में, ऐसा ना हो कि कल्पना हो। तो ये सारे किसमें लिखोगे, जब पारिभाषिक शब्दों की बात आएगी। नेक्स्ट है बेटा स्वतंत्र प्राप्ति हो गया, वर्तनी के दो रूप, ये देखिए जो मैंने बताया था, हमने गर्मी, एक बच्चे ने बोला था गर्मी सर्दी, इसलिए देखो ये इसलिए का हो गया, ये नए का हो गया। यहाँ पर बस यही बताया गया है कि जब पाठ लेखन किया जाता है किसका,
किसी भी विषय का, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो। सामाजिक विज्ञान के भी बहुत सारे वो हो गए, फिर आपकी जो है भूगोल है, इतिहास है, पोल साइंस है। विज्ञान में भी बहुत सारे हो गए, बायोलॉजी हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया। तो कोई भी विषय हो, वहां पर अपने विचारों को समझाने के लिए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और पारिभाषिक शब्दों को समझाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप चाहिए, जो अभी मैंने बताए। छोटे छोटे वाक्य, सरल शब्द, सरल भाषा, क्रमबद्धता, तार्किकता, सत्यता आदि, इन सब चीजों को होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बताया गया है वर्तनी के दो रूपों के माध्यम से कि अपनी बात को समझाने के लिए कुछ शब्दों के दो दो रूप प्रचलित हैं, दो रूप प्रचलित हैं। कुछ शब्द इस प्रकार हैं, इनमें से एक दो का एग्जाम्पल आप दे सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आई थिंक बेटा मैंने जो फर्स्ट पहले खंड की जो वीडियो डाली है वो, और अभी जो क्लास ले रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपका पेपर छूटेगा। बस आप में ये सोच के जाना है कि मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना पेपर में, चाहे कोई क्वेश्चन छोटा भी अटेम्प्ट करूं मैं, लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आऊंगी। और सबको सीरियल ऑर्डर से करूंगी कि भूमिका और निष्कर्ष मुझे सब में लिखना है, चाहे दो दो लाइन का लिखूं मैं। और खुला खुला करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है, और हेडिंग में ब्लैक पेन का, या जो आप अंडरलाइन करोगे वहां पर ब्लैक पेन का और ब्लू पेन का, एक्सप्लोर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए अपने उत्तर को। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो गई है बेटा। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं जल्दी से। ये देखिए, पहली हमारी जो यूनिट थी वो थी, क्या था यहाँ पर बताओ जरा। राजनीति विज्ञान की जगह क्या था? इतिहास का। ठीक है, वो था इतिहास के संदर्भ में। ये किसके संदर्भ में है? पोल साइंस। ठीक है, बच्चों के पास होगा पोल साइंस का पेपर, कुछ के पास नहीं भी होगा, तो 10th तक तो सबने ही पढ़ा है। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान की शब्दावली दी है, वहां पर इतिहास की शब्दावली दी थी, बस इतना सा ही अंतर है। देखिए बेटा, यहाँ पर देखो, वहां पर हमने पढ़ा था प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय के बारे में पढ़ा था ना। कौन सा? इक प्रत्यय था, ता था, ये था, है ना। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। देखिए, जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द के आगे लगते हैं। उप का मतलब आगे, इस तरह से याद रखो। प्रत्यय का मतलब पीछे लगते हैं, किसके? शब्द के। शब्द के आगे लगते हैं, ये शब्द के पीछे लगते हैं। तो वी उपसर्ग यहाँ पर आपको मिलेगा इस वाले पाठ में। विलोम शब्द आपको दिखाई देंगे, संधि दिखाई देगी, और समास। यानी इन शब्दों का प्रयोग सामाजिक विज्ञान का पाठ लेखन में, पाठ जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग देखते हैं। देखो, भारतीय लोकतंत्र, क्योंकि पोल साइंस है ये। राजनीतिक समानता क्या होती है? ये क्या है राजनीतिक समानता? बताओ क्या है? पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, आर्थिक समानता भी पारिभाषिक शब्द है, धर्मनिरपेक्षता भी पारिभाषिक शब्द है। ओके, यानी ये बताने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? बार बार वही बोल रही हूं मैं बेटा। छोटे छोटे वाक्यों की, सरल भाषा की, क्रमबद्धता की, सूत्रबद्धता की, एक के बाद एक विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक विचार हमने यहाँ लिख दिया और बिना सिर पैर का एक विचार उसके आगे लिख दिया। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कि जो है रोटी कैसे बनाते हैं, तो आप कहो कि मैम पहले आटा लेते हैं, ठीक है, और फिर रोटी प्लेट में डाल देते हैं। तो ये बीच का कहाँ गया सारा? क्या है यहाँ पर? क्या नहीं है? सूत्रबद्धता नहीं है। सूत्रबद्धता यानी विचारों में क्रमबद्धता भी इसको ही बोलते हैं। एक क्रम होता है ना कोई भी कार्य करने का। तो आटा लिया पहले, फिर उसको क्या करोगे? उसको गीला करोगे, मांडोगे उसको, फिर रोटी बेलोगे, गोल बनाओगे, तवे पे डालोगे, आग पे सिकेगी, फिर वो रोटी तैयार होगी। ऐसा ही है ना?
तो ये इसको क्रमबद्धता या सूत्रबद्धता बोलते हैं कि विचारों में सूत्रबद्धता या क्रमबद्धता होनी चाहिए। फिर है पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। देखो ये बार बार कह रहा है सरल विवेचन। सरल में क्या आ जाएगा आपका, शब्द भी सरल आ जाएंगे, भाषा भी सरल आ जाएगी, वाक्य भी सरल आ जाएंगे, विचार भी सरल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है क्या वैसे इस यूनिट में, देखो उपसर्ग बताया गया है, मैंने बताया ये शब्द के आगे लग के चेंज करते हैं। जैसे भिन्न, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, इसके आगे लगा दूं मैं वी, क्या बन जाएगा, विभिन्न बन जाएगा ना। क्लियर है, हाँ जस्ट इनको रीड कर लेना। विशेष हो गया शेष से, चित्र हो गया विचित्र, इस तरह से। आगे है विलोम शब्द। ये क्यों दिए हुए हैं विलोम शब्द, तो हम छठी क्लास में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर क्यों दिए हैं, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम पाठ लेखन करते हैं किसी भी विषय का, तो हमें विलोम शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, हमें उपसर्ग बनाने की आवश्यकता पड़ती है, हमें प्रत्यय लगाकर शब्द, नए शब्द बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हमें समानार्थी शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं, हमें संधि का प्रयोग करना पड़ता है, आगे आएगा, हमें समास भी लिखना पड़ता है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, सर्वनाम का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो यानी व्याकरण के हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी में जो व्याकरण है उन सारी चीजों का प्रयोग करना पड़ता है जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या समझाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए या जस्ट पढ़ने के लिए, संभव असंभव पढ़ लेंगे आप ये। आगे चलते हैं जल्दी से। संधि देखिए मैंने बताया था, यहाँ पर संधि क्यों दिया हुआ है कि नया शब्द बनाने के लिए। जैसे देखो अभी मताधिकार, सबने मत का अधिकार लिया होगा ना, सभी मतदान देके आए होंगे ना, मत जमा दान क्या बन गया, मतदान। क्या, अच्छा तो शब्द दिए हुए थे, अच्छा शब्द दिए हुए थे क्या, अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब आपको 5 या 10 वर्ड दे देंगे है ना, और उनकी संधि विच्छेद करनी होगी, यही ना। ठीक है, तो देखो कहाँ से देंगे वो, आपकी किताब से बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा। ये जो वर्ड दिए हुए हैं ना, ये प्लस जो आपका जो नीचे प्रैक्टिस सेक्शन होता है ना, नीचे होता है ना आपके स्टडी लर्निंग मटेरियल में, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वहां से उन शब्दों को उठाइए और एक नजर मार जाइए, वैसे संधि आप कर लोगे, आसान ही आएगी। ठीक है, तो देखो जैसे ये है मत जमा अधिकार, मताधिकार, सव जमा इच्छा, तो ई क्या हो जाएगा, ई जो है ए में चेंज हो जाएगा। सूर्य जमा उदय, तो ऊ किस में चेंज हो जाएगा, ओ में, सूर्योदय। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा टफ है, उच्चारण जगन्नाथ आप कर लोगे। मेन हेडिंग ये करवा रही हूं मैं। ये दुरुपयोग, ये इसमें से एक आ सकता है बच्चे, कोई भी जो ये है ना विसर्ग वाले, इनमें से एक आ जाएगा, तो ये विसर्ग वाले पढ़ लेना। जैसे ये दिए हुए हैं ना, देखो ये जो बोध प्रश्न दिए हैं इनके आंसर दिए हैं ना, नीचे दिए हुए हैं ना इनके आंसर, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, ठीक है, इस पे इम्पोर्टेंट देखो लिखा भी है, यानी इनमें से 5 संधि आपकी आएंगी ही आएंगी, इनको मिला के और ऊपर वालों को मिला के। नहीं भी आएंगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं इसका इस तरह से संधि करूं। समास है, समास के ऊपर क्वेश्चन आया है, नहीं आया तो कोई नहीं, समास के ऊपर नहीं भी आया तो समास होता है पूरा एक जो शब्द होता है वो, और जब हम उसका विग्रह करते हैं, विग्रह, विग्रह मतलब उसको उसको जो है एक तरह से स्प्लिट करते हैं या तोड़ते हैं,
तो विग्रह करना मतलब तोड़ना। जैसे दया सागर एक वर्ड है पूरा, तो उसको तोड़ेंगे तो दया और सागर। स्वतंत्र है, स्व तथा तंत्र। स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब व्यवस्था, अपनी व्यवस्था। तो इस तरह से ये समास हैं, यानी इनको हम, इन शब्दों को जब हम अलग भी करते हैं ना तो इनका अर्थ बना रहता है। देखो धर्म का अपना अर्थ है, निरपेक्ष का अलग, ठीक है, यानी धर्म से निरपेक्ष। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। समास बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पर प्रकार आपको नहीं दिया जाएगा। चंद्र के समान मुख वाली, क्या बोलोगे? वेरी गुड, चंद्रमुखी। तो इनको जब क्वेश्चन नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वैसे इनको जस्ट पढ़ लेना। माता और पिता, माता पिता बीच में हाइफन आ जाएगा। ये वर्षा काल, कार्य कुशल, ठीक है, तो इनको बेटा कर लेना। फिर आगे है भारतीय लोकतंत्र विषयक पाठ का वाचन। जस्ट आपको ये रीड करना है बोल बोल के, इसलिए दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। धर्मनिरपेक्षता ये क्या है? पारिभाषिक शब्द है, ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। और आगे क्या है भाई? पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग। देखिए, प्रत्येक विषय की अपनी एक विशेष शब्दावली होती है। प्रत्येक विषय, यहाँ पर कौन कौन से विषय देखे हमने? सामाजिक विज्ञान में एक तो देखा इतिहास, और एक देखा क्या? विज्ञान, वो दूसरा क्या था बताओ जरा? राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ठीक है। इससे पहले एक यूनिट थी फर्स्ट पार्ट में, वहां पर विज्ञान की शब्दावली हमने देखी थी। तो प्रत्येक विषय की, जैसे सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास विज्ञान, गणित, ठीक है, इन यानी प्रत्येक विषय की अपनी एक विशेष शब्द होते हैं, शब्दावली होती है, जिनका कुछ खास अर्थ होता है, और इन्हीं को पारिभाषिक शब्दावली बोला जाता है। यानी इनके जो अर्थ हैं वो निश्चित होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल लोकतंत्र एक पारिभाषिक शब्द है और इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है बेटा। पारिभाषिक शब्दावली के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप अर्थ बताओगे, पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ होता है, उदाहरण दोगे, फिर उदाहरण को एक्सप्लेन करोगे, स्पष्ट करोगे कि देखिए लोकतंत्र शब्द है या धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसमें ये है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अपना सेकंड पैराग्राफ से आंसर स्टार्ट कर दोगे कि पारिभाषिक शब्द का जो निर्माण है वो अनेक तरह से किया जाता है। उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि बनाकर, समास लगाकर इनका प्रयोग किया जाता है। और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें क्रमबद्धता का, रोचकता का, सरलता का, है, छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए ताकि समझ में आ जाएं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। उनको एक्सप्लेन करते समय, उनको उनकी व्याख्या करते समय। तो एक पारिभाषिक शब्द कौन से होते हैं? जो व्याख्या अपेक्षित होते हैं, यानी जिनकी व्याख्या की जरूरत पड़ती है। व्याख्या समझते हो ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। देखिए विषय का सरल विवेचन, ये सीधा सीधा एक बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में डाला था कि मैम ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। क्या क्वेश्चन था? सामाजिक विज्ञान का पाठ लेखन करते समय किन युक्तियों का ध्यान रखना चाहिए? किन युक्तियों, शब्द देखना बेटा, किन युक्तियों या बिंदुओं या विभिन्न, हाँ, या किन प्रयासों को ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है लैंग्वेज चेंज करके। अब हम इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मैंने कि जो पारिभाषिक शब्द आते हैं उनकी सरल व्याख्या
होनी चाहिए ताकि सबकी समझ में आ जाए। वाक्य रचना में जटिलता से बचने का प्रयास करना चाहिए, छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। और फिर आगे है कि देखो इस तरह यहाँ पर आप लिखोगे विषयों के, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है ना वही लिख देना इसके सामने कि डैश विषय, मान लो विज्ञान आता है तो विज्ञान लिख देना, सामाजिक विज्ञान आता है तो सामाजिक विज्ञान लिख देना, के विषयों का अध्ययन या लेखन करते समय, ये देखो बीच का काट रखा है, हमें जिन युक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए वो इस प्रकार हैं। समझ आ रहा है ये मैंने बीच बीच में से जो काट रखा है? ठीक है, तो ये आपकी सुविधा के लिए बेटा कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन होगा ना क्वेश्चन में ये लिख देना आप अपने अनुसार अपनी अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करके कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? ये वाली बात, ये युक्तियां। वो आपको ये वर्ड भी दे सकता है तो आपको वर्ड से अपना कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई ये युक्तियां कहाँ से आ गया। युक्तियों का मतलब ये है कि किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पाठ लेखन करते समय किसी भी विषय का। ठीक है, केवल हिंदी का ही नहीं, विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का, विधि का, न्याय का, बैंक का, कोई भी विषय जो है वो लेखन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 आता है हमारा, ये देखो मैंने सरल शब्द, नंबर 1 मैंने डाल रखा है सरल शब्द। दूसरा है व्याख्या की व्याख्या होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा देखो छोटे छोटे वाक्य, ये जो है आपका तीसरा बन जाएगा बेटा। व्याख्या में ही आप लिख देना, दो हो गए यहाँ पर देखिए, एक हो गया सरल शब्द, दूसरा हो गया व्याख्या। व्याख्या किस तरह से करनी चाहिए? छोटे छोटे वाक्य के माध्यम से व्याख्या करनी चाहिए। और किन शब्दों का बीच बीच में प्रयोग करना चाहिए समझाने के लिए? यानी कि, अर्थात, कहने का अर्थ यह है कि, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि, इसका अर्थ यह हुआ। ये इन वर्ड्स के माध्यम से आप अपनी बात को सरल शब्दों में समझा सकते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, सरल शब्द और छोटे और व्याख्या। तीसरा जो हम लेंगे, देखो यहाँ पर उदाहरण दे देना, ठीक है, समाजवाद का। तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा कि तर्क देना, यानी कि तार्किकता। इसको हम एक वर्ड में बोलें तो तार्किकता लिख सकते हो कि कथन में तर्क होना चाहिए, जो हम अपनी बात कह रहे हैं वो तर्क सहित होनी चाहिए। तो इसके लिए तर्क जब हम देते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अतः, इसलिए, क्योंकि जैसे शब्दों का प्रयोग हम तर्क में देते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल लिख देना, ये आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, उदाहरण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है उदाहरण प्रस्तुत करना। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मसलन, जैसे, इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी बात कहते हैं। तो उदाहरण प्रस्तुत करना चौथा पॉइंट हो गया हमारा। पांचवा हो गया, देखो बार बार मैं कहती आ रही हूँ, क्रमबद्धता। किसकी क्रमबद्धता? विचारों की, कि विचार एक दूसरे से बंधे होने चाहिए, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। बिखरे हुए विचार नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो है पहले, दूसरे, आदि इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे पैराग्राफ दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, धर्मनिरपेक्ष के 2 अर्थ, पहला अर्थ पहला और द्वितीय। तो ये क्या है? प्रथम और द्वितीय के माध्यम से क्या दिखाया है इन्होंने? इन 2 शब्दों के माध्यम से क्या दिखाई है? क्रमबद्धता दिखाई है। नेक्स्ट है बेटा, छठा हमारा पॉइंट है, छठी हमारी युक्ति है, छठा हमारा बिंदु है, या छठी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि विपरीत कथन, यानी उल्टा कथन। कई बार क्या होता है कि हमें अपनी बात समझाने के लिए विरोधी बात को समझाना पड़ता है। जैसे मान लो आप किसी बच्चे को बताओगे कि बेटा रात किसको बोलते हैं, तो आप उस बच्चे से पूछोगे कि अभी क्या हो रहा है बताओ, दिन हो रहा है ना, हम दिन में पढ़ रहे हैं ना, तो दिन का उल्टा क्या होगा बेटा? क्या होगा? आप सोते कब हो? तो बच्चा बताएगा रात।
तो दिन और रात एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो इसी तरह से जब पारिभाषिक शब्द लिखते हैं या किसी भी विषय का पाठ लिखते हैं तो हमें विपरीत शब्दों की भी आवश्यकता पड़ती है। उसी का विवेचन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, छठा पॉइंट हो गया। और सातवां पॉइंट हो गया हमारा समापन। यानी कि देखो, जिस तरह से आप आंसर लिखते हो ना, बिल्कुल सेम है ये। आपको आंसर भी ऐसे ही लिखना है। मैंने बताया आपको बेटा, लास्ट में क्या लिखोगे? निष्कर्ष लिखोगे। तो निष्कर्ष का मतलब क्या है कि आप अपना जो उत्तर जो लिख रहे हो उसका क्या कर रहे हो? समापन। और समापन के रूप में कौन कौन से वर्ड यूज करोगे? संक्षेप में। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पारिभाषिक शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर, हमें जो ऊपर लिखित बिंदु हैं उन सभी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो जब आप समापन करोगे तो इन शब्दों का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। ये आपकी यूनिट हो गई खत्म। समझ आ गई ये यूनिट? ये बताओ बेटा। ठीक है, ये पढ़ लेना बेटा। ये पढ़ लेना बेटा। ये वो पोज करके पढ़ सकते हो वीडियो, और आपके पास बुक है तो उससे भी पढ़ सकते हो संधि की एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मानविकी की भाषा। देखिए मानविकी क्या होता है, ललित कला क्या होता है, बस ये समझा रही हूं मैं। देखो स्थापत्य कला, स्थापत्य कला होता है कि जो जो देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का जब निर्माण किया जाता है, गुरुद्वारा आदि का जो निर्माण करवाया जाता है, निर्माण, ठीक है, तो जो ये निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है, उसको हम स्थापत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अभी मुझे बताओ जरा, रिसेंट में किस किस के घर के आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है? बोलो भाई। मेट्रो किस किस के घर के आसपास बन रही है बताओ? किसी के घर के आसपास मेट्रो या पुल बन रहा है? हाँ बताओ बताओ। भजनपुरा में बन रहा है, अंडर वो मेट्रो भी बन रही है ना? और आपका जो है, ये जो है रोड भी बन रहा है, मैंने देखा है। तो ये क्या है? स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला है, ये स्थापत्य कला का एग्जाम्पल है। अक्षरधाम मंदिर बना होगा तो वो क्या है? अक्षरधाम मंदिर या ताजमहल क्या है? ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आएंगे। समझ गए क्या होता है स्थापत्य कला? हाँ, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ बोल सकते हो, घर भी बोल सकते हो, पर इसमें क्या है, मेनली इसमें मोन्यूमेंट्स आते हैं हमारे, जो वो होते हैं ना, ऐतिहासिक स्थल, मोस्टली वो आते हैं हमारे। जैसे जामा मस्जिद है, ताजमहल है, सेवन वंडर्स हैं, तो ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जस्ट ये मैं रीडिंग आप अपने आप कर लेना, इनके अर्थ बता रही हूँ मैं। मूर्ति कला, मूर्ति कला का मतलब है जैसे मूर्तियों का निर्माण किया जाता है बेटा समय समय पर। अभी जैसे दिवाली गई है तो बहुत सारी मूर्तियां आपने देखी होंगी, सरस्वती की मूर्तियां, मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं, या बड़े बड़े व्यक्तियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो ये मूर्ति कला के अंतर्गत आता है। ये सब किस में है? ललित कलाई में है। चित्रकला, चित्र बनाना, ठीक है, पेंटिंग करना। बड़े बड़े पेंटर पेंटर आपने देखे होंगे। एक पेंटर का नाम, किसी पेंटर का नाम याद बताओ। एम एफ हुसैन थे ना, पेंटर ही थे ना वो? बेटा रेस्पॉन्स करो, मेरे को कैसे पता चलेगा आपको पता है या नहीं? किसी पेंटर को बताओ, पेंटर का नाम बताओ, चलो किसी का। जो पेंटिंग करते हैं वो चित्रकला के अंतर्गत आता है। चित्रकला, चित्रकला को बनाना। हम देखो किसी किसी के घर में जाते हैं, हम किसी फेस्टिवल में, मान लो उसने गृह प्रवेश किया है, तो हम क्या सोचते हैं कि क्या गिफ्ट लेके जाएं? तो हम कोई
क्या देखते हैं, कोई सीनरी टाइप देख सकते हैं, ठीक है, किसी भगवान की सीनरी देख सकते हैं, या किसी धार्मिक, या ये कहें कि किसी प्राकृतिक स्थल की का सीन हम उसको दे सकते हैं, चित्र दे सकते हैं। तो ये किस में आता है, चित्रकला में आता है। कहने का मतलब ये सारी किस में आती है, ये सारी मिला के ललित कला में किस में आती है, तो इनको ललित कला बोला जाता है इन सबको। संगीत कला के बारे में तो सबको पता होगा बेटा, और काव्य कला के बारे में साहित्य जिसमें आता है, जिसमें लिटरेचर आता है वो है काव्य कला। साहित्य में आपकी कविता आती है, कहानी आती है, आपका नाटक आता है, ठीक है, जीवनी आती है। तो ये सारे किस में आते हैं, काव्य कला के अंतर्गत। ये मैंने इन आपको शब्दों के जस्ट अर्थ समझा दिए हैं। मान लो ललित कला पर क्वेश्चन आता है कि ललित कला 10 नंबर की टिप्पणी, तो आप लिखोगे ललित कला के अंतर्गत ये सारे आते हैं, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और इनके बारे में थोड़ा सा लिख दोगे। इनके बारे में अगर 2 से 3 लाइन भी लिखोगे तो आपका ये देखो कितने हैं, 5 हैं, 5 दिए 15 से 20 लाइनें आपकी आराम से हो जाएंगी। और भूमिका हो जाएगी 5 से 6 लाइन की कि ललित कलाओं का मतलब क्या होता है। ललित कला वे कला होती हैं जो हमारे मन को मोह लेती हैं, जो हमारी संस्कृति की धरोहर होती हैं, ठीक है। प्रत्येक देश में अलग अलग ललित कलाएं होती हैं। हमारे यहाँ पर जो ताजमहल है वो एक ललित कला का एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं है अमेरिका में हो, अमेरिका में हो सकता है कोई, कौन सा है वो, आईफिल टावर है ना, आईफिल टावर हो या कुछ और हो, ठीक है, या जो है वो मिस्र में जो है, मिस्र में जो मम्मीज होती हैं वो हो। तो सबकी अपनी अलग अलग ललित कलाएं होती हैं, और इन ललित कलाओं को इतने भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 5 भागों में। और उनके आप नाम लिख दोगे और उनके बारे में एक एक 2 लाइन लिख के और उनका उदाहरण लिख दोगे, ठीक है। उसमें और कुछ नहीं है, जो मेन था मैंने आगे अंडरलाइन कर रखा है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। देखो, ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है, ये क्यों दे रखे हैं विशेषण प्रविशेषण, क्योंकि स्थापत्य कला का जब हम बात करते हैं क्या कहेंगे कि ताजमहल बहुत बड़ा है। बड़ा अपने आप में विशेषण है, लेकिन बहुत अगर लगा दिया उसके, या सुंदर जो है अपने आप में विशेषण है। ताजमहल सुंदर है, सुंदर अपने आप में एक गुण है, लेकिन अगर बहुत भी लगा देंगे तो वो उसका विशेषण का भी प्रविशेषण हो जाएगा, यानी विशेषण की भी विशेषता एक तरह से वो हो जाएगी। तो इन शब्दों का प्रयोग स्थापत्य कला में ललित कलाओं के क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, भारत की ललित कलाएं, कला क्या है, विशेषण पर आई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, तो चक्कर करते हैं, ऐसे बोला करो ना बेटा कि इस पर आया है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या है। देखो, विशेषण शब्द जो है वो विशेष से बना है। विशेष का क्या मतलब होता है, विशेष का मतलब कुछ स्पेशल, है ना, जिसमें कुछ गुण हो, जो कुछ अलग हो, या किसी का गुण दिखाया जाए, या विशेषता दिखाई जाए, ऐसा ही है ना। तो सिंपल भाषा में यही लिखोगे कि जो विशेषण शब्द है वह विशेष से बना है, और इसमें ये जो है गुण होने चाहिए। अब आगे देखते हैं, वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे ये छोड़ देना, इस इकाई में ये छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। उदाहरण के लिए यहाँ से ले लो, स्थापत्य के अन्य नमूनों की उत्कृष्टता बताना, ठीक है, इसको छोड़ दो। जैसे
ताजमहल का अनुपम सौंदर्य। उदाहरण है ताजमहल की। जब आपको केवल यही नहीं लिखना है बेटा, ये लिख के छोड़ दोगे, ये बुक है। आप जब लिखोगे कि जैसे ताजमहल को बताने के लिए हम ताजमहल की सुंदरता किसी को बता रहे हैं, तो ताजमहल के लिए हम अनेक विशेषणों का प्रयोग करेंगे, जैसे अनुपम सौंदर्य, मोहक सौंदर्य, बड़ा, ठीक है, साफ सुथरा, सफेद, इन विशेषणों का प्रयोग करेंगे ना। हाँ, तो इस तरह से आप अपनी बात को पेपर में समझाओगे। ओके, तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले आप अपनी, हाँ, सबसे पहले आप लिखोगे भूमिका, और भूमिका में लिखोगे जब हम भाषा सीखते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वह किसी भी विषय की भाषा हो, तो हमें जो है अनेक शब्द हमारे सामने आते हैं, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं। ठीक है, 2 से 3 लाइन हो गई, ये हो गई भूमिका। फिर क्योंकि विशेषण पर टिप्पणी आई है, तो आप लिखोगे कि विशेषण का अपना अलग स्थान होता है। ये आपकी हो गई यहाँ तक भूमिका। उसके बाद भूमिका हो गई आपकी, उसके बाद अर्थ, विशेषण का अर्थ, दूसरी हेडिंग है ये हमारी, सेकंड पैराग्राफ आ गया हमारा। विशेषण शब्द विशेष शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है, बताओगे जो मैंने बता दिया वो। 4 से 5 लाइनें भर जाएंगी। ओके, ठीक है। अब इसके साथ ही नीचे फिर 1 लाइन छोड़ के अर्थ बताने के बाद उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, ये हेडिंग डालोगे। और फिर लिखोगे अगर ताजमहल के बारे में हम किसी को बताएं, ऐतिहासिक स्थल ताजमहल है, अगर हम इसके बारे में किसी को बताते हैं तो इसके साथ हम अनेक विशेषणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये लाइन लिख दोगे कि ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ताजमहल बहुत बड़ा है, ताजमहल का रंग सफेद है। तो यहाँ पर अनुपम, सफेद, ये जो शब्द हैं ये विशेषण हैं। समझ आ गया बेटा, विशेषण हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अलग से हेडिंग डालोगे। हमारे 2 से 3 पैराग्राफ हो गए हैं, उसके बाद आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। मैं भूल जाती हूँ कौन सा पैराग्राफ चल रहा था। उसके बाद न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करोगे आप। विशेषण का महत्व, महत्व क्या है, किसी की विशेषता बताने के लिए, नया शब्द बनाने के लिए, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को बताने के लिए, अच्छे से स्पष्टता लाने के लिए, बहुत सारे हैं, गुण बताने के लिए, ठीक है, अपनी परंपरा भी बता सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये हमारे विशेषण के अनेक गुण हैं। इस तरह से इनको 1-1, 2-2 लाइनों में लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा। ये अगर 20 का भी आएगा ना तो 20 का भी हो जाएगा बेटा। विशेषण का महत्व लिख दोगे आप, ठीक है। देखो आज प्रासंगिकता, देखो पहले, इससे पहले आओगे आप लास्ट में, लास्ट का जो 4th पैराग्राफ या 5th होगा, तो वहां पे आप लिखोगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखोगे ऊपर लिखित
विवेचन, विवेचन किया है ना आपने विद एग्जाम्पल। ऊपर लिखित विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि विशेषण का भाषा के साथ साथ विशेषण का भाषा के साथ दैनिक जीवन में भी महत्व है। ठीक है, यह प्रत्येक भाषा की रीढ़ है। रीढ़ क्या होता है? जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना ना हम लेट सकते हैं ना बैठ सकते हैं, है ना। इसी तरह से विशेषण जो है प्रत्येक भाषा की रीढ़ है, यानी उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। समझ गए बेटा? समझ गए बच्चों? अब देखो एक नई बात बताऊंगी मैं तुम्हें। अभी एक बिल्कुल नई बात बताने वाली हूं मैं, वो आप हर एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। उसका निष्कर्ष के बाद जो लिखोगे। प्रासंगिकता एक नई हेडिंग दे रही हूँ बेटा मैं। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का क्या मतलब होता है? देखो नया वर्ड होगा तुम्हारे सामने, है ना। रिसेंट, रिसेंट या करंट। क्या होता है रिसेंट या करंट? बताओ। करंट में जो चल रहा है क्या नया है? नया क्या है? ठीक है, तो अभी जब हम विशेषण की बात कर रहे हैं तो देखो आज हम दैनिक जीवन में अनेक विशेषणों का प्रयोग करते हैं। नई नई तकनीक आ रही हैं और इनके साथ साथ नए नए विशेषण भी आ रहे हैं। जैसे जैसे मुझे नहीं पता सेल फोन अभी कौन सा चल रहा है जो सबसे बढ़िया, आई डोंट नो, बताओ जल्दी से। बोलो भाई, मुझे तो एप्पल का पता है कि एप्पल अच्छा होता है। बच्चों एप्पल में भी किस क्या? हाँ, एप्पल में भी अलग अलग वो आते हैं ना। E7 क्या क्या होता है वो नाम नहीं पता मुझे। आईफोन 14 प्रो, और इससे पहले भी होते होंगे कुछ, 7 प्रो भी होता होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये क्या है? ये विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है ना। अब समझ में आ गया? तो हम अपने नई जो तकनीक आ रही हैं, नया जो है खोज हो रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनके साथ साथ भी हमें विशेषणों का प्रयोग देखने को मिलता है। एम आई राइट? आई थिंक अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती आपको विशेषण। चलिए आगे, आगे चलें। ठीक है, इसको पढ़ लेना। प्रविशेषण इसी का रूप है। विशेषण के आगे भी जब विशेषण एक और विशेषण लगा देते हैं तो वो प्रविशेषण हो जाता है। बाकी ये पढ़ लेना आप, मैंने अंडरलाइन कर रखा है और समझा मैंने दिया ही है आपको। ललित कलाएं, स्थापत्य कला के बारे में एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैन मंदिर, अलग अलग मंदिरों के शैलियां दे रखी हैं। चित्र बनाने की अलग अलग शैलियां, यानी जो भी समय समय पर नई नई चीजें जो बनती रही हैं, जो अलग चीजें बनती रही हैं, वो कला में आई हैं और उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। संगीत कला आ गया हमारा। आजकल तो नया संगीत है, वेस्टर्न का और इंडियन का संगीत भी मिला के जो है एक नया ही रूप डाल देते हैं। ये आपकी यूनिट हो गई बेटा खत्म। और देखो ये हो गई है हमारी पूरी 1 घंटे की वीडियो। और जो हमारी हमारी होगी, ये मैंने देखो आपको कराई थी रात को, ये यूनिट करा दी थी। ठीक है, हमारी 11 यूनिट भी हो गई है। और अब हमारा क्या रह गया है? हाँ बताओ।
बोलो जल्दी से। हाँ हाँ बेटा, भाषण भाषण देखो, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि भाषण में क्या क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। संबोधन, संबोधन क्या होता है, अभी भाषण देखना टीवी पे, मोदी का देखना या किसी और का। भाइयों और बहनों, बोलते हैं ना भी बार बार, बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, अभी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो क्या हो रहा था, जब कोई भी भाषण देता था, मेरे किसान भाइयों, ये क्या है, संबोधन, ये है संबोधन कारक। समझ गए? बस यही है भाषण में। भाषण में इसका विशेष स्थान होता है। जब ये बोला जाता है संबोधन कारक, तो जो सुनने वाले हैं उनको क्या लगता है, हर एक को ये लगेगा, ये भाई ये तो ना मुझे ही पुकार रहे हैं। भाइयों और बहनों, हर एक भाई और हर एक बहन ये सोचेगी, हाँ मेरा ही नाम आ रहा है, मुझे ही पुकार रहे हैं। ऐसा है ना, तो संबोधन कारक से आत्मीयता आती है भाषण में। आत्मीयता, क्लोजनेस का गुण आता है। ठीक है। और भाषण जो है, सुनने को सब आतुर हो जाते हैं, रोचकता आती है, रुचि हो जाती है सबकी भाषण में, संबोधन से। समझ गए? और जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें मैंने अलग से भाषण समझाया हुआ है, इन्हीं एग्जाम्पलों के माध्यम से। अब 1 घंटा 1 मिनट की वीडियो हो गई है बेटा। अब ये जो यूनिट है जो लास्ट की आपकी रहती है, ये मैं कोशिश करूंगी मैं आपको, अब क्या, ये मैं कोशिश करूंगी आपको, या तो मैं आपकी 4 बजे क्लास ले लूंगी। चलो ठीक है, मैं आपकी लेती हूँ 4:15 पे क्लास लूंगी मैं अब आपकी। ठीक है, और ये यूनिट भी आज आपकी खत्म हो जाएगी। इस तरह से ये पूरी बुक आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ, लिंक यही रहेगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, बाय। करते हैं 11, ये अपनी 12 यूनिट, और वीडियो देख लेना और कमेंट लिखना। ठीक है।